बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है वो है एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स। ठीक है, कीमो में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका ऑलमोस्ट हर दफ़ा कोई ना कोई MCQ आता है। MCQs तो मस्ट ही आते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कुछ चीज़ों का कि जो हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं हम ब्रॉडली उनको दो तरह से कहते हैं। ठीक है, एक होते हैं जो कि ग्राम स्टेनिंग देते हैं, ठीक है, उनको हम टिपिकल बैक्टीरियाज कह देते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि ग्राम स्टेनिंग नहीं देते। ठीक है, अब हमारे पास जो ग्राम स्टेनिंग देते हैं टिपिकल बैक्टीरियाज, उनके लिए हम बाकी सारी जो पीछे ड्रग्स हैं वो सारी पढ़ के आए हैं। और जो अब हम ग्राम स्टेनिंग नहीं देते एटिपिकल बैक्टीरियाज, उसमें से उनमें बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा है, माइकोबैक्टीरियम है। ठीक है, तो हम मेनली पढ़ रहे हैं माइकोबैक्टीरियम को। अच्छा, ये ग्राम स्टेनिंग इसलिए नहीं देता क्योंकि हम इस बैक्टीरिया को खासतौर पर पढ़ रहे हैं, ये इसलिए नहीं देता क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल के अंदर जो लिपिड कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। लिपिड कंटेंट से यहाँ पे मुराद क्या है? लिपिड कंटेंट से मुराद है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इसके अंदर जो सेल वॉल है इसके अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड मतलब फोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक और लेयर होती है पॉलीसैकेराइड की, अरेबिनोग्लैक्टेन की। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा विजुअल इम्पैक्ट बनाऊँ तो ये लेयर सपोज कर लें, थिक सी लेयर है हमारे पास सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड की, और साथ में हमारे पास ये अरेबिनोग्लैक्टेन की एक लेयर होती है। अच्छा, हम जो ड्रग्स अभी पढ़ने वाले हैं वो है एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स। अब एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि माइकोबैक्टीरियम जो हैं वो कुछ इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। माइकोबैक्टीरियम भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टिपिकल माइकोबैक्टीरियाज जो कि हमारे पास है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक है, ये आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ लेंगे। दूसरी हमारे पास है एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, इनमें हमारे पास आ जाते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, माइकोबैक्टीरियम मेरिनम और माइकोबैक्टीरियम कैंसासी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ माइक्रोबायोलॉजी की बातें होंगी। अब हम मेनली पढ़ते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये क्या कॉज कराता है? टीबी कॉज कराता है। अब टीबी क्या है? टीबी एक क्रोनिक डिजीज़ है लंग्स की मेनली। ठीक है, अब मेनली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से जो ट्रांसमिट होता है और फिर लंग्स में जाके इसकी पहली कॉलोनाइजेशन होती है। लंग्स के अंदर सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। इट इज़ अ क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी के साथ ये लिंक कर रही हैं। ग्रैनुलोमेटस वो होती हैं जो कि ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन करती हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एक फीचर होता है, उसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रल में केशियस नेक्रोसिस होता है और फिर हमारे पास बाहर की तरफ मैक्रोफेजेस होते हैं और फिर कुछ लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसको हम ग्रैनुलोमा कहते हैं। सो टीबी इज़ अ क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ ऑफ लंग्स प्राइमरली, लेकिन इट मे स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे कि ब्रेन में पहुंच सकती है, उसके अलावा इंटेस्टाइन में पहुंच सकती है, हाँ वर्टिब्रा के अंदर पहुंच जाती है। तो वर्टिब्रा के अंदर पहुंचने की वजह से क्या होता है कि ये पॉट्स डिजीज़ कॉज करती है। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई जनरली, हमने बाकी माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी से लिंक्ड कुछ बातें कर ली। ठीक है, तो जो टीबी होती है, टीबी के एक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं? टीबी के अंदर जो पेशेंट प्रेजेंट करता है आपके पास, वो उसकी कफिंग की हिस्ट्री होती है मोर देन 3 मंथ्स, और कफिंग के साथ जो है ब्लड होता है। ठीक है, लो ग्रेड फीवर होता है। लो ग्रेड फीवर का मतलब है कि हल्का हल्का बुखार रहता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, चिल्स होते हैं बंदे को। ठीक है, फटीग फील करता है। ठीक है, और उसका अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है उसे, क्योंकि भूख नहीं लगती तो वो उसका वेट भी लॉस होता है साथ में। तो ये कुछ सिम्टम्स हो गई, जनरल बातें हो गई। अब जो हम इसमें ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है, ड्रग्स हमारे पास आती हैं दो तरह की। ठीक है, एक होती हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स और दूसरी हैं हमारे पास सेकंड लाइन ड्रग्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स हमारे पास मेन इंपॉर्टेंस की हैं MCQ में, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, इनके थेराप्यूटिक यूजेस, और इसके बाद हमारे पास ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मस्ट एम्फसाइज साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा होता है बहुत दफ़ा पास पेपर अगर आप देखेंगे। सेकेंड लाइन ड्रग्स के ना आपको नाम आने चाहिए, अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये सारी ड्रग्स वो हैं जो कि बाकी कीमों में को रिलेट करके हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर आते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हमारे पास 4 मेन ड्रग्स हैं। 4 मेन ड्रग्स कौन कौन सी हैं? आइसोनाइजिड है,
रेफामाइसिन क्लास का नाम है, इसमें फर्दर 3 ड्रग्स होती हैं, वो हम बाद में देखते हैं। तो आइसोनाइजिड हो गई, रेफामाइसिन हो गई, एथम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड, ये 4 मेन ड्रग्स हैं हमारे पास इसकी टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। सेकेंड लाइन ड्रग्स में बहुत सारी अदर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स आ जाती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गई, अमीकासिन, उसके अलावा कैप्रियोमाइसिन, लेनिजुलिड, ठीक है, लीवोफ्लॉक्सासिन, साइक्लोसिरिन, ये आप लोगों को नाम आने चाहिए, ठीक है। अब हम ना मेनली देखते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स में जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनको ज़रा अच्छे से एक दफ़ा देख लें। तो सबसे पहले हमारे पास है आइसोनाइजिड, ठीक है। आइसोनाइजिड का हम सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। आइसोनाइजिड ने क्या करना है, आइसोनाइजिड जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग है। आइसोनाइजिड में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह है कि ये प्रो ड्रग होती है। प्रो ड्रग का आपको पता है क्या होती है, प्रो ड्रग वो ड्रग होती है जो कि इनएक्टिव स्टेट में होती है और बॉडी के अंदर जाके फिर ये एक्टिव होती है। किस तरह एक्टिव होती है कि ये जाती है, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, शॉर्ट फॉर्म में से कैट जी लिखते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है कैटालेज परऑक्सीडेज, ठीक है, कैटालेज परऑक्सीडेज। ये एंजाइम इसको एक्टिवेट करता है इनटू एक्टिव ड्रग, ठीक है। एक्टिव ड्रग में ये कन्वर्ट हो गई। एक्टिव ड्रग जो होगी फिर वो कैसे काम करेगी, हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले इंट्रो में पढ़ते हुए कि माइकोलिक एसिड की लेयर होती है, हमने सेल वॉल की डिस्ट्रप्शन करनी है तो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को बंद करना होगा, ठीक है। तो आइसोनाइजिड ने क्या करना है, ऐसे एंजाइम की इनहिबिशन कर देनी है जो कि माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 हमारे पास मेन एंजाइम्स होते हैं, उनको ये इनहिबिट कर देती है। एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं इसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं बीटा कीटोइसाइल एसीपी सिंथेज। इन 2 को इनहिबिट कर देगी तो क्या होगा, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, और माइकोलिक एसिड की जब सिंथेसिस इनहिबिट होगी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी, ऑब्वियसली सेल जो होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बैक्टीरियल सेल किल हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस पे आ जाओ। तो ऑब्वियसली ये क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग है टीबी की, एक्टिव टीबी की, ठीक है। दूसरी ये लेटेंट फेज इन्फेक्शन में भी यूज होती है। लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है टीबी का, कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें प्राइमरीली इतनी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते, वो बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में जाके लाइफ में उनके कुछ ट्रिगर्स की वजह से दोबारा जो होती है वो टीबी एक्टिवेट हो जाती है। लेटेंट फेज में वो होते हैं और फिर बाद में एक्टिवेट होती है, रीएक्टिवेशन होती है। तो लेटेंट फेज के इन्फेक्शन के लिए भी आइसोनाइजिड जो है वो ड्रग यूज़ की जाती है, ठीक है। अब हम इसके पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस में आप लोगों ने बात याद रखनी है। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस में जनरल बातें हम क्या करते हैं कि ड्रग किसी तरह भी इनफेक्टिव होगी। वो किस तरह इनफेक्टिव हो सकती है, एक ये हो सकता है कि ड्रग की जो सेल के अंदर एक्यूमुलेशन ना हो, या फिर क्या हो कि फ्लक्स पंप हो तो वो बाहर चली जाए। तो आप लोगों ने हर ड्रग का अगर स्पेसिफिक नहीं भी आता तो इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि टारगेट एंजाइम पे नहीं लगा, ये 3-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा अगर दिमाग इस्तेमाल करें तो खुद ही मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस बना सकते हैं। देखिए ये कैट जी बहुत इंपॉर्टेंट इसका एंजाइम था, उसने क्या किया था, प्रो ड्रग को एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट किया था। तो अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशन आ गई, ठीक है, एंजाइम की प्रोडक्शन सही से नहीं हुई बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, ड्रग जो होगी वो एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट ही नहीं होगी। एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी तो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगी। तो ये एक सिंपल सी बात है, इसकी म्यूटेशन हो गई। इसके अलावा हमारे पास इन 2 एंजाइम्स की जो जीन्स होते हैं उनकी अगर म्यूटेशन हो जाए, वो 2 जीन्स हमारे पास कौन से होते हैं, एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं आइसोनाइजिड ए म्यूटेशन, ठीक है, और KAS ए जीन होता है, ठीक है। ये 2 जीन्स होते हैं, इनकी और कैट जी के जीन की म्यूटेशन हो जाए तो ये ड्रग जो होगी हमारे पास रेजिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट्स, ठीक है। साइड इफेक्ट्स भी बहुत ईजी हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो हैं टीबी की वो सारी की सारी हेपेटोटॉक्सिक हैं, ठीक है, हेपेटोटॉक्सिक हैं, क्योंकि इनका पार्टली जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है वो लिवर के अंदर हो रहा है, इनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो हेपेटोटॉक्सिक है एक्सेप्ट 1 एथम्ब्यूटोल, आपने याद रखनी है कि वो हेपेटोटॉक्सिक नहीं है, ठीक है। बाकी सारी जितनी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो सारी की सारी हेपेटोटॉक्सिक हैं। एक ये साइड इफेक्ट आपको याद हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। दूसरा इसका जो मेन साइड इफेक्ट है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसका साइड इफेक्ट क्यों है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है कि आपके जो हैंड्स होते हैं और फीट होते हैं उनके अंदर नमनेस हो जाती है, पैरास्थीसिया फील होता है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि जो हमारे पास आइसोनाइजिड ड्रग है ये विटामिन B6 की ना एक्टिव फॉर्म की, विटामिन B6 की एक्टिव फॉर्म की डेफिशिएंसी करा देती है। वो इस तरह होती है कि आप लोगों को इतनी डिटेल नहीं भी पता होनी चाहिए, तो इट्स ओके। विटामिन B6 होता है पैराडॉक्सिन, ठीक है,
उसको ये कन्वर्ट कर दिया पैराडॉक्सिन फॉस्फोकाइनेज के अंदर, ठीक है। तो अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो एक्टिव फॉर्म नहीं होगी। सिंपल बात यह है कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है आइसोनाइजिड, जिसकी वजह से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है पेरिफेरल न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग के लिए, जब कम होती है तो ऑब्वियसली पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। इसके अलावा ये क्या है कि ये इसकी ड्रग इंटरेक्शन भी है, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन किन के साथ है, क्योंकि ये है हमारे पास साइटोक्रोम P450, आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, साइटोक्रोम P450 का ये इनहिबिटर होता है, ठीक है। अगर साइटोक्रोम P450 के एंजाइम को ये इनहिबिट कर देगा तो ऐसी ड्रग जो कि मेटाबोलाइज हो रही थी साइटोक्रोम P450 से, तो वो अब क्या होंगी, वो मेटाबोलाइज नहीं होंगी, तो उनके प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़ते जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनके टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं। तो इसकी ड्रग इंटरेक्शन दो, खास तौर पे एक बहुत फेमस ड्रग है कार्बामेज़ेपिन, एंटी सीजर ड्रग है ये, इसके साथ इसकी ड्रग इंटरेक्शन है, और दूसरी इसकी ड्रग इंटरेक्शन होती है फेनिटोइन। तो ये दोनों एंटी सीजर ड्रग्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती हैं अगर आइसोनाइजिड के साथ इनकी ड्रग इंटरेक्शन हो। तो अब यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और रिकॉल करें अपने माइंड में कि हमने क्या पढ़ा। सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, किस तरह ACP रिडक्टेज और बीटा कीटोएसाइल ACP सिंथेज की इनहिबिशन करके। साइड इफेक्ट्स में इसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है क्योंकि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कराती है। एक और साइड इफेक्ट्स होता है G6PD डेफिशिएंट जो लोग होते हैं उनके अंदर हीमोलिसिस करा देती है, ठीक है। तो ये एक साइड इफेक्ट और हो गया। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, आइसोनाइजिड जो एक्टिव होती है प्रो ड्रग थ्रू एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज कैटालिस पेरोक्सिडेज, उसकी जीन की म्यूटेशन हो जाए, या इन दो एंजाइम्स के जीन्स होते हैं INHA और KSA जीन्स, इन दो की म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारे पास ये ड्रग जो है वो इनफेक्टिव या रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन में आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि ये साइटोक्रोम P450 का इनहिबिटर है, तो कार्बामेज़ेपिन और फेनिटोइन के टॉक्सिक लेवल्स जो प्लाज्मा में लेवल्स हो सकते हैं वो टॉक्सिक हद तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो अब हमारे पास ड्रग है वो है रिफामाइसिन। रिफामाइसिन याद रखने की क्लास है, इसके अंदर आगे 3 ड्रग्स होती हैं, रिफेम्पिन, रेफाब्यूटिन और रेफापेंटिन। अब ये जो ड्रग्स हैं इनके डिफरेंट टाइप के यूजेज हैं। एक और ड्रग इसकी क्लास में फर्दर सब क्लास है रिफेक्सिमीन। रिफेक्सिमीन जो होती है ना ये GIT से एब्जॉर्ब नहीं होती, तो ये सिर्फ ट्रेवलर्स डायरिया के पेशेंट को दी जाती है। आप लोग पढ़ोगे आगे, इकोलाई जो होता है वो ट्रेवलर्स डायरिया कराता है माइक्रोबायोलॉजी में। अब सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। जो रिफामाइसिन क्लास है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, ठीक है। हमने माइकोलिक एसिड को इनहिबिट कर लिया थ्रू आइसोनाइजिड, ठीक है। हम इस तरह ही करते हैं ना जनरली बैक्टीरिया की हम ग्रोथ को किस तरह रोक सकते हैं, या उसकी सेल वॉल को रोक लें, सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं क्योंकि सेल वॉल एक मेन पैथोजेनिक कंपोनेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पैथोजेनिसिटी हो सकती है। या फिर हम उसकी रेप्लिकेशन और ग्रोथ को रोक लें तो ऑब्वियसली जो बैक्टीरिया होगा वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, डिजीज़ नहीं कॉज करेगा। तो जो हमारे पास ड्रग है रिफामाइसिन क्लास और उसकी सब क्लास रिफेम्पिन, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी जगह पे एक्ट करेगी जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। कैसे, ये हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देती है। अब DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जब इनहिबिट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ना ट्रांसक्रिप्शन होगी ना ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ना होने की वजह से क्या होगी कि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हुई, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया जो होगा रेप्लिकेट और ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो वो उसकी डेथ हो जाएगी या वो पैथोजेनिक नहीं होगा। अब इसके यूजेस क्या हैं, हमने आइसोनाइजिड में पढ़ा था, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। आइसोनाइजिड फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है TB के लिए, लेटेंट इन्फेक्शन ऑफ TB के लिए। ये फर्स्ट लाइन ऑफ TB ड्रग है, लेकिन इसके और भी यूजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या है कि वेनकोमाइसिन के साथ अगर कॉम्बिनेशन में दी जाए तो ये मर्सा मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के लिए और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के लिए भी यूज हो सकती है। फिर ये है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ की जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा मेनिंजियोकोकल और स्टेफलोकोकल कैरियर स्टेट हो, मतलब कैरियर स्टेट होती है जिसमें पेशेंट्स होते हैं वो बज़ाहिर नहीं सिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन उनके अंदर वो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनके लिए यूज़ की जा सकती है। एक हम और चीज़ पढ़ेंगे रिफामाइसिन, क्योंकि क्लास पढ़ रहे हैं तो इसकी ड्रग है रिफाब्यूटिन, ठीक है।
वो मैं आपको बताऊंगा HIV की पॉजिटिव पेशेंट के अंदर क्यों यूज़ करते हैं, और ये इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है जो कि लेप्रेसी काज कराता है, उसके लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, तो रिफेम्पिन अगर स्पेसिफिकली आ जाए तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ TB है, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर TB है। वेनकोमाइसिन के साथ मर्सा और पेंसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के लिए यूज़ होता है, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ होता है, और मेनिंजियोकोकल और स्टेफिलोकोकल कैरियर स्टेट के लिए यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारे पास थेराप्यूटिक यूजेस। अब इसकी भी हम लोग साइड इफेक्ट और मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस देख सकते हैं। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, RNA पॉलीमरेज, जिसको इसने इनहिबिट करना है। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करना है ना, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने देखा। तो रेजिस्टेंस भी तभी होगी जब इसका जो जीन है उसके अंदर ऐसी म्यूटेशन आ जाए। इसका जीन होता है RPOB जीन। ठीक है, RPOB जीन क्या करता है कि वो RNA पॉलीमरेज जो होगा, अगर इसके अंदर जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई तो RNA पॉलीमरेज जो होगा वो डिफेक्टिव होगा। उसका जो बीटा सब यूनिट होता है जहाँ पे ड्रग ने जाके लगना है वो डिफेक्टिव हो जाएगा। अगर वो डिफेक्टिव हो जाएगा तो ऑब्वियसली RNA पॉलीमरेज जो होगा वो इनहिबिट नहीं कर पाएगी ड्रग, ऑब्वियसली बैक्टीरिया रेजिस्टेंस अटेन कर लेगा। सिंपल। ठीक है, तो हम लोगों ने याद करना है, R से रिफेम्पिन है, R से RPO जीन म्यूटेशन है, याद रह जाएगा होपफुली। ठीक है, अब आते हैं साइड इफेक्ट्स पे। ठीक है, साइड इफेक्ट्स याद करने का बड़ा आसान तरीका है। एक तो कॉमन हमने पढ़ लिया कि ये हेपेटोटॉक्सिक है, स्पेशली हेपेटोटॉक्सिक है उन लोगों के अंदर जो कि अल्कोहलिक्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर हेपेटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा फ्लू लाइक सिंड्रोम होता है, उसमें स्वेट्स होते हैं, बंदे का नोज़ रनी होता है, स्वेटिंग वगैरह हो रही होती है, वो कॉज करा सकता है। R से एक और बात याद रख लेनी है, R से रेड ऑरेंज कलर। ठीक है, रेड ऑरेंज कलर ऑफ स्लाइवा, टीयर्स, मतलब बॉडी सिक्रीशंस का कलर जो होता है ना रेड ऑरेंज कर देता है। ये क्वेश्चन अक्सर प्रोफेसर वाइवा में पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों करता है। तो उसकी रीज़न ये है कि इसका जो कंपाउंड है, अगर इसकी हम फार्मेसी में देखें तो इसका नेफ्थोक्यूनोन कोर होता है, उसका कलर रेड होता है, तो उस वजह से ये आगे मेटाबोलाइज होकर भी इसी तरह रेड कलर सिक्रीशंस को दे देता है बॉडी की जब ये एक्सक्रीट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी भी ड्रग इंटरेक्शन है, याद रखना है। आइसोनियाजिड जो था वो क्या था, इनहिबिटर था साइटोक्रोम P450 का। तो ये क्या है, ये इंड्यूसर है। ठीक है, इंड्यूसर है। अब ये अगर इंड्यूसर का मतलब है कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस को फास्ट कर देगा। तो जो ड्रग्स साइटोक्रोम P450 से मेटाबोलाइज हो रही हैं मतलब, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मेटाबॉलिज्म करेगा, तो उनकी प्लाज्मा में पीक कंसंट्रेशन वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी और वो इनइफेक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, एक एग्जांपल है इसकी, एग्जांपल ये है कि HIV के अंदर हम पेशेंट्स को एक ड्रग्स देते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स देते हैं जैसे। ठीक है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, वो साइटोक्रोम P450 के एंजाइम्स के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं। ठीक है, अब अगर हम साथ में दे रहे हैं रिफेम्पिन ड्रग, तो ये क्या करेगी, उन एंजाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ कर देगी, तो इनका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो जल्दी से जल्दी होना शुरू हो जाएगा प्रोटीएज इनहिबिटर्स का। तो ये प्लाज्मा में वो अपनी पीक कंसंट्रेशन अटेन नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से ये HIV जो होगा वो ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है HIV पॉजिटिव पेशेंट के अंदर हम रिफेम्पिन ड्रग यूज़ नहीं करते। लेकिन फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर रिफेम्पिन यूज़ नहीं करते तो अभी आपने पहले कहा कि रिफाब्यूटिन इसी क्लास की एक ड्रग है, वो क्यों यूज़ करते हैं HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर। तो उसकी रीज़न ये है कि रिफाब्यूटिन जो ड्रग होती है वो साइटोक्रोम P450 के लिए इतनी ज़्यादा पोटेंट नहीं होती, वो 40% लेस पोटेंट होती है, मतलब 40% लेस इंड्यूसर है साइटोक्रोम P450 की, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा इनके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट नहीं करती प्रोटीएज इनहिबिटर्स की, तो वो दी जा सकती है HIV पॉजिटिव पेशेंट्स और साथ में उनको अगर TB हो तो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई, हमने म्यूटेशन कर ली, थेराप्यूटिक यूजेस कर लिए, साइड इफेक्ट्स देख लिए। आप इसको पॉज करें, यहाँ पे फिर दोबारा रिकॉल करें दोनों ड्रग्स को, आप लोगों को याद रहेगा। आई विल ट्राई कि आप लोग वीडियो के एंड तक सारा कुछ याद कर लें। सही है, अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं। तीसरी हमारे पास मेन ड्रग है, वो ड्रग है उसे हम कहते हैं जी एथम्ब्यूटोल। अच्छा, मैंने स्टार्ट में ही बताया था मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, माइकोलिक एसिड, एराबिनोग्लैक्टेन। फिर हमने सेल के अंदर पढ़ा कि प्रोटीन होती हैं जी, प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए, उनको इनहिबिट करते हैं। तो हम 3 पे तो पहुंच गए हैं। माइकोलिक एसिड को हमने इनहिबिट कर दिया आइसोनियाजिड से। ठीक है, फिर हमने जी एराबिनोग्लैक्टेन को भी एथम्ब्यूटोल से इनहिबिट करेंगे, और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती है हमने रिफेम्पिन से। ठीक है, तो अब हम एराबिनोग्लैक्टेन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि माइकोलिक एसिड जो है वो मेन कंपोनेंट है इसके सेल वॉल का, तो उसको इनहिबिट करोगे तो बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी होगी। लेकिन एराबिनोग्लैक्टेन अगर डिस्टर्ब कर भी दी तो स्टिल माइकोलिक एसिड पेशेंट के पास होगा, बैक्टीरिया के पास होगा, और वो कुछ ना कुछ हद तक स्टिल जो है वो काम कर सकता है। तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, नॉट बैक्टीरियोसिडल, ये बात याद रखनी है। बैक्टीरियोस्टेटिक है ये ड्रग, बैक्टीरियोसिडल नहीं है एथम्ब्यूटोल। एथम्ब्यूटोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं। एथम्ब्यूटोल क्या करती है जी, एथम्ब्यूटोल एक इसी तरह एंजाइम को ही इनहिबिट करेगी। एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं जी
एराबिनोसिन ट्रांसफेरेज 3 कॉम्प्लेक्स। एराबिनोसिन ट्रांसफेरेज 3 कॉम्प्लेक्स को जब इनहिबिट कर देगी तो जो एराबिनोसिन शुगर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी टू द सेल वॉल, ठीक है, यहाँ तक। तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, एराबिनोगैलेक्टिन जो है लेयर वो नहीं प्रॉपर्ली सिंथेसिस, उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है, एराबिनोगैलेक्टिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और इस तरह सेल वॉल का एक मेजर कंपोनेंट जो है वो मिस हो जाएगा, ऑब्वियसली बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी होगी। तो मैंने सिंपल बताया कि एक एंजाइम एराबिनोसिन ट्रांसफेरेज 3 को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। एराबिनोसिन 3 जब इनहिबिट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है, डिसरप्ट द ट्रांसफर ऑफ एराबिनोज शुगर, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, एराबिनोगैलेक्टिन जो है एक मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का, वो जो होगा वो प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, सेल वॉल की डिस्ट्रप्शन होगी और बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी होगी। आप लोग सिंपल इतना याद कर सकते हैं कि एराबिनोगैलेक्टिन की जी ये सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट्स पे आते हैं। साइड इफेक्ट्स बहुत आसान है याद करने यार, सेम उसी तरह जिस तरह हमने आर से रिफेम्पिन का रेड ऑरेंज कलर याद किया, हेपेटोटॉक्सिक सारी होती हैं एक्सेप्ट एथेम्ब्यूटोल, तो इसमें आप नहीं लिख सकते कि ये जी हेपेटोटॉक्सिक है, हेपेटोटॉक्सिक नहीं है। ई से आपको क्या याद आएगा, ऑर्गन है हमारा आई, ठीक है, ई से आई याद आएगा। तो आई के अंदर क्या होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस काज कराती है, डोज डिपेंडेंट होती है, ऑप्टिक डोज डिपेंडेंट मतलब जैसे एथेम्ब्यूटोल बढ़ाएंगे ऑप्टिक न्यूराइटिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व अगर फंक्शन नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली विजुअल एक्यूटी जो होगी पेशेंट की वो डिसरप्ट हो सकती है। विजुअल एक्यूटी खराब हुई, ऑब्वियसली उसको नजर नहीं आएगा, और इसके अलावा क्योंकि हमारे पास ऑप्टिक नर्व के जो एक्सॉन्स होते हैं वहाँ पे करीब कॉन्स पीछे की तरफ, अगर आपको रेटिना की लेयर्स याद हैं तो वहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कॉन्स का मेन काम होता है वो कलर्ड विजन को हमारे पास इंटरप्रेट करता है। तो रेड एंड ग्रीन कलर की जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन है पेशेंट नहीं कर पाता, तो उसे रेड एंड ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस हो जाती है, सही है। तो होपफुली आपको याद रहेगा, ई से आई से याद करना है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है, विजुअल एक्यूटी कम हो जाती है, रेड एंड ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस होती है, सिंपल, ठीक है। उसके अलावा हेडेक, कंफ्यूजन, ऑब्वियसली नोजिया, वॉमिटिंग, नॉन स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। आखिरी ड्रग हमारे पास जी इसमें मेन जो चौथी मेन ड्रग है वो है पायराजिनामाइड, ठीक है। अब पायराजिनामाइड क्या करती है, पायराजिनामाइड जो ड्रग है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टीबी की ड्रग है, ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग में ही आती है। ये भी एक प्रो ड्रग है। अब हम लोगों ने पहली और आखिरी ड्रग जो पढ़ी थी, पहली ड्रग थी आइसोनाइजेड, वो भी प्रो ड्रग थी, पायराजिनामाइड जो है वो भी प्रो ड्रग है। ये प्रो ड्रग जो होती है ये कन्वर्ट होती है इनटू एक्टिव ड्रग, किसके थ्रू, जो माइकोबैक्टीरियम होगा ना उसके पास एक एंजाइम होता है माइकोबैक्टीरियल पैराजिनामिडेज, ठीक है। माइकोबैक्टीरियल पैराजिनामिडेज जो एंजाइम है वो इसको क्या करेगा, एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट कर देगा, और ये क्या करती है, अब ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है। तो हम अगर ऊपर से नीचे की तरफ है, हमने कहा था माइकोलिक एसिड इनहिबिट करती है आइसोनाइजिड, ठीक है, फिर नीचे एराबिनोगैलेक्टिन की लेयर होती है वो इनहिबिट करती है एथेम्ब्यूटोल, ठीक है। फिर हम उससे नीचे आए, उसके नीचे हमारे पास सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती है रिफेम्पिन, और उसके नीचे फिर हम लोग आएगी जी सेल मेम्ब्रेन जो है, सॉरी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करती है कौन, पैराजिनामाइड, ठीक है। तो हमारे पास ड्रग्स हो गई, माइकोलिक एसिड को इनहिबिट कर दिया आइसोनाइजिड ने, एथेम्ब्यूटोल ने एराबिनोगैलेक्टिन को इनहिबिट कर दिया, पैराजिनामाइड ने जी सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर दिया, और रिफेम्पिन ने प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन कर दी। तो इसकी वजह से ये आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ओवरऑल कैसे माइकोबैक्टीरियम पे ये सारी ड्रग्स एक्ट कर रही हैं। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, एथेम्ब्यूटोल जो है ना उसका मैं मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस नहीं बताया था, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस भी ई से ही याद करना है। ई से हमारे पास होता है ईएमबी जीन, ईएमबी जीन की ई से याद करोगे, ईएमबी जीन की अगर म्यूटेशन होती है, हमारे प्रॉफ में एमसीक्यूज आया था, ईएमबी जीन की वजह से कौन सी ड्रग जो है बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट अटेन कर लेते हैं, तो वो एथेम्ब्यूटोल होती है ईएमबी जीन की वजह से। अच्छा, इसके मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंट क्या होगा, अगर ऐसी म्यूटेशन हो जिसकी वजह से पैराजिनामिडेज एंजाइम जो है वो उसकी जेनेटिक म्यूटेशन आ जाए, तो ऑब्वियसली ये ड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट नहीं होगी, और ऑफ कोर्स ये फिर अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएगी, सिंपल। अब इसके आते हैं जी साइड इफेक्ट्स के ऊपर। साइड इफेक्ट्स में पैराजिनामाइड पी से ही याद रखना है, जिस तरह हमने रिफेम्पिन में आर से याद किया, रेड एंड रिफेम्पिन से याद किया कि रेड कलर ऑफ टीयर्स एंड सलाइवा याद कर लिया, एथेम्ब्यूटोल से हमने याद किया, ई से आई याद किया। इसी तरह पी से पैराजिनामाइड का हम याद करेंगे फोटोसेंसिटिविटी, फोटोसेंसिटिविटी फिर हमने याद किया इसमें जी पोरफायरियाज कॉज कराती है। उसके अलावा जी ये क्या कराती है कि ये एक गाउट कॉज नहीं कराती, लेकिन ये यूरिक एसिड की रिटेंशन कराती है, ठीक है। तो गाउट लाइक सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं, ठीक है।
एक्चुअल गाउट नहीं, लेकिन जॉइंट पेन होगा पेशेंट को, फ्लेयर्स होंगे, ठीक है, तो ये यूरिक एसिड की रिटेंशन कराती है, सही है, तो इसकी वजह से जॉइंट पेन वगैरह होती है। उसके अलावा मसल्स की डिग्रेडेशन, माइल्जिया वगैरह भी कराती है, ठीक है। और इसको याद रखना है कि ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और ऑब्वियसली हमने कहा था कि सारी ड्रग्स हेपेटोटॉक्सिक हैं एक्सेप्ट एथम्ब्यूटोल, तो ये हेपेटोटॉक्सिक भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई पायराजिनामाइड, ओके। यहाँ तक हमारे पास हो गई फर्स्ट लाइन सारी ड्रग्स। पॉज करके एक दफ़ा अपने रिकॉल करने माइंड में, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, सही है। अब हमने कुछ ड्रग्स पढ़नी है। सेकंड लाइन ड्रग मैंने बताया कि आप लोग नाम याद कर लें, बाकी जैसे जैसे कीमो कवर होगी तो आप लोगों को उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साथ में उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उनको हम अभी डिटेल में नहीं देखते, लेकिन आप लोगों को उनके नाम ज़रूर आने चाहिए। एज सच उनका इतना SEQ वगैरह नहीं आता, बट फिर भी आप लोगों को आनी चाहिए। अब हम आते हैं कि बाकी बैक्टीरिया जो थे, हमने कहा था कि एक टिपिकल माइकोबैक्टीरियम भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है एक बैक्टीरिया, वो एड्स के पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो अब उसकी भी तो ड्रग्स होनी चाहिए, ठीक है। तो उनकी ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, मैंने बताया था। अब HIV पॉजिटिव आ गया तो हम रिफेम्पिन तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसी क्लास में से एक ड्रग होती है जिसे हम कहते हैं रिफेब्यूटिन, ठीक है, जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। रिफेब्यूटिन यूज़ करते हैं, उसके साथ मैक्रोलाइड्स देते हैं। आप लोग मैक्रोलाइड्स डिटेल में पढ़ेंगे कीमो के अंदर। मैक्रोलाइड्स एजिथ्रोमाइसिन बड़ी फेमस ड्रग है, और क्लिस्ट्रोमाइसिन, ये हम लोग और साथ में हमारे पास एक ड्रग होती है एथम्ब्यूटोल। ये दो फर्स्ट लाइन वैसे TB के लिए भी हैं, ठीक है। रिफेब्यूटिन याद रखनी है, एथम्ब्यूटोल और साथ में मैक्रोलाइड्स, ये तीन हम ट्रिपल थेरेपी देते हैं एड्स के पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। प्रोफाइलैक्सिस के लिए अगर यूज़ करनी है तो फिर हम एथम्ब्यूटोल यूज़ नहीं करते, मैक्रोलाइड्स और रिफेब्यूटिन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं, मैंने कहा था कि माइकोबैक्टीरियम की एटिपिकल में और भी मतलब माइकोबैक्टीरियाज हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, जैसे वो क्या कराती है, लेप्रेसी कॉज कराती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब इनके लिए हम ड्रग्स यूज करते हैं जो कि सल्फोन्स हैं, डेप्सोन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये फोलिक एसिड के इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अच्छा, डेप्सोन है और दूसरी ड्रग है एसिडेप्सोन, ठीक है, ये लेप्री के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब डेप्सोन जो होती है वो हमेशा ना हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। कोई भी ड्रग क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है कीमो के अंदर कि वाई ड्रग्स आर यूजुअली यूज्ड इन कॉम्बिनेशंस, तो इसकी रीज़न यही है ताकि हम लोग रेजिस्टेंस को डिले कर सकें या अवॉइड कर सकें, ठीक है। एक ड्रग होगी तो रेजिस्टेंस के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि इसके डेप्सोन्स और एसिडेप्सोन जो है इनके थेरेप्यूटिक यूजेस और क्या क्या हैं। एक तो ऑब्वियसली ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के लिए यूज़ हो रही है, उसके अलावा ये यूज़ हो सकती है नीमोसिस्टिस जेरोवेसी नमूनिया, एक बैक्टीरिया होता है नीमोसिस्टिस नीमोसिस्टिस जेरोवेसी एक बैक्टीरिया है जो कि नमूनिया कॉज कराता है, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें अब साइड इफेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, GIT डिस्ट्रेस कॉज करती है, स्किन रैशेस, जनरल बातें हैं, GIT डिस्ट्रेस वही नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह, स्किन रैशेस, हाइपर सेंसिटिविटी होगी। एक बात याद रखनी है क्योंकि फोलिक एसिड के साथ रिलेटेड है, ह्यूमन में फोलिक एसिड अगर कम हो जाए तो आप लोगों को ये क्वेश्चन है कि अगर ह्यूमन में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो क्या होता है, ये आप लोग खुद सोच लीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। और ये भी हेमोलिसिस कॉज कराती है G6PD डेफिशिएंट पेशेंट के अंदर, ठीक है, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। अब हमने जनरली तो सारा कुछ कवर कर लिया है। हमारा मेन आखिरी लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो प्रॉबेबली प्रॉफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ड्रग रिजीम्स, ठीक है, कि हम लोग ड्रग्स यूज़ कैसे करते हैं। वैसे तो ये मेडिसिन का क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्वेश्चन ये फार्मा में आता है तो हमें ड्रग रिजीम्स का पता होना चाहिए। तो सिंपल है यार बात, अगर तो ऐसी पॉपुलेशन है जिसके अंदर हमारे पास आइसोनाइजिड के लिए रेजिस्टेंस लेस देन 4% है, पहले हम उनको देखते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं जी, ट्रिपल थेरेपी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रिपल थेरेपी में क्या क्या आ जाती है, मेन ड्रग है आइसोनाइजिड, ठीक है, साथ में हम लोग रिफेम्पिन यूज़ करते हैं और साथ में पायराजिनामाइड, ठीक है, पायराजिनामाइड। ये 3 ड्रग्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। 6 महीने का कोर्स होता है, लेकिन पहले 2 मंथ के बाद हम इसे आफ्टर 2 मंथ्स जो है इसे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, पायराजिनामाइड को। तो फिर कितने बचे, 2 महीनों के लिए तो हमारे पास क्या होगी,
ड्रग्स की ट्रिपल थेरेपी चल रही होगी, लेकिन अगले 4 महीनों के लिए हमारे पास डबल थेरेपी चलेगी आइसोनाइजिड और रिफेम्पिन की। ठीक है, तो ये मेन हमारे पास एक हो गई। अच्छा, इसमें याद ये रखना है कि HIV नेगेटिव होना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि हम रिफेम्पिन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, HIV नेगेटिव हो और आइसोनाइजिड की रेजिस्टेंस लेस देन 4% उस पॉपुलेशन में हो, तो ये हमारे पास थेरेपी है। अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप लोग डबल थेरेपी यूज़ करो। ठीक है, डबल थेरेपी कैसे यूज़ करते हैं? आइसोनाइजिड को कांस्टेंट रखो। ठीक है, आइसोनाइजिड को कांस्टेंट रखो, साथ में अगर आप लोग दे रहे हो एथम्ब्यूटोल यूज़ कर रहे हो तो ये कोर्स चलेगा 18 मंथ के लिए। ठीक है, और अगर साथ में यूज़ कर रहे हो रिफेम्पिन तो ये होगा 9 मंथ के लिए। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव हो गई आइसोनाइजिड लेस देन 4% रेजिस्टेंट और HIV नेगेटिव पेशेंट्स के अंदर। ये हो गई हमारे पास पहली थेरेपी। अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर आइसोनाइजिड की रेजिस्टेंस जो है वो मोर देन 4% है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो फिर हम लोग ड्रग्स स्टार्ट करेंगे रिफेम्पिन। अब आइसोनाइजिड तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो रेजिस्टेंट होगी, तो हम ये इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, तो आइसोनाइजिड को निकाल दें। रिफेम्पिन रह गई। ठीक है, रिफेम्पिन के साथ पैराजेनामाइड भी रह गई, ये भी फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो अब हम तीसरी ऐड करेंगे एथम्ब्यूटोल, या फिर इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये सेकंड लाइन ड्रग है, पहले किसी ज़माने में इसको भी फर्स्ट लाइन ड्रग माना जाता था। ठीक है, अब न्यू टेक्स्ट में से सेकंड लाइन ड्रग यूज़ किया जाता है। तो एथम्ब्यूटोल या स्ट्रेप्टोमाइसिन में से कोई एक चूज़ करेंगे, रिफेम्पिन और पैराजेनामाइड, और ये 6 मंथ के लिए चलाएंगे हम लोग। ठीक है, याद रखना है कि आइसोनाइजिड रेजिस्टेंट है पेशेंट। फिर अच्छा, अब आती है तीसरी चीज़ कि अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट यूज़ कर रहा हुआ है, TB का पेशेंट है, उसके अंदर रिफेम्पिन और दूसरी ड्रग आइसोनाइजिड, ठीक है, इन दोनों के लिए रेजिस्टेंट डेवलप होगी, मतलब ये इनफेक्टिव है उस पेशेंट के लिए, तो उसे हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम आइसोनाइजिड भी यूज़ नहीं कर सकते, रिफेम्पिन भी यूज़ नहीं कर सकते, तो हम अब क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे कि फर्स्ट लाइन में से अगर कोई भी ड्रग जो कि रेजिस्टेंट नहीं है, एथम्ब्यूटोल है या पैराजेनामाइड है, कोई भी ड्रग जो है वो हम ले लेंगे और साथ में कोई भी 2 सेकंड लाइन ड्रग्स ऐड कर देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, कोई भी ड्रग्स वो ऐड कर लेंगे। 18 मंथ के लिए कोर्स चलाएंगे ये। ठीक है, और एक बात याद रखनी है कि इवन अगर सपोज करें पेशेंट को हमने कहा जी ये ड्रग्स लें और वो 6 महीने बाद कहता है जी डॉक्टर साहब मेरे तो अब कल्चर जो आपने करवाए हैं ब्लड के उसमें माइकोबैक्टीरियम नहीं आ रहा, तो मैं तो जी फ्री हो चुका हूँ। ऐसा नहीं है, उसको कहना है कि आपकी इवन कल्चर्स अगर नेगेटिव भी आ रहे हैं तो फिर भी 12 मंथ बाद तक आप ये थेरेपी ज़रूर करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, मेडिसिन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन एनीवेज मैंने ज़रूरी समझे बताना। अब एक और चीज़ होती है कि अगर जी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंस है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि रिफेम्पिन से भी, आइसोनाइजिड से भी और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीनों से। ठीक है, 3 से, आइसोनाइजिड से भी, रिफेम्पिन से भी और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीनों ड्रग से रेजिस्टेंट हो गया पेशेंट, तो फिर अब क्या करेंगे? उसमें फिर हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ड्रग जो कि सेकंड लाइन की एक ड्रग है, लेनिजुलेट ड्रग है, या फिर एक ड्रग है क्लोफोजामीन, वो ड्रग्स जो हैं वो हम 2 यूज़ करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, और लेनिजुलेट, ये 2 ड्रग्स जो हैं ये हम यूज़ करते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट के अंदर। अब एक क्वेश्चन और राइज होता है कि यहाँ पे हमने कहा कि HIV नेगेटिव होना चाहिए पेशेंट, अगर HIV पॉजिटिव है तो फिर हम क्या करेंगे? अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो उसके अंदर हम सिर्फ क्या करते हैं, अल्टरनेट करते हैं रिफेम्पिन को रिफेब्यूटिन के साथ। मैंने बताया था कि वो साइटोक्रोम P450 की इंड्यूसर नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग जितनी कि रिफेम्पिन है। ठीक है, तो HIV की जो ड्रग्स होंगी वो साथ में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, रिफेब्यूटिन हम यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को इस तरह कवर करवाऊँ। यहाँ से आप लोगों के लिए अगर इफ़ यू वांट टू स्क्रीनशॉट इट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगा। थैंक यू।